हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि कर रहे हैं, 9 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और 9th पार्ट में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करें। चलिए 9th के आगे डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है इंडिया और बांग्लादेश का बाइलेटरल मीटिंग। क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आई थी। बांग्लादेश को आज़ादी मिला था 1971 में और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। 7 एग्रीमेंट पे साइन किया। उसके अलावा दोनों चाहते हैं कि और तेजी से काम हो। जो सब रीजनल कनेक्टिविटी वाला जो प्रोग्राम है ना, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, उसका। उसके अलावा बांग्लादेश ये भी चाहता है कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है ना, उसमें पार्टनर बनना। उसके अलावा कई प्रोजेक्ट इनाग्रेट या अनाउंस या अनवील किया गया। पहला एक मैत्री पावर प्लांट, कहाँ पे? रामपुर खुलना में है। उसके अलावा रुस्पा ब्रिज, ये कहाँ पे है? ये रुस्पा ब्रिज किसका पार्ट है? खुलना मोंगला पोर्ट का पार्ट है, बस इतना ध्यान रखिएगा। खुलना दर्शना रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है, ये बस ध्यान रखना। ये तीनों बांग्लादेश में, बस इतना। दूसरे देश में का प्रोजेक्ट बस इतना याद रहना चाहिए। उसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे यूएई, याद रखिएगा, 28 जून 2022 को। और ये चौथा बार उनका है। इससे पहले 3 बार जा चुके हैं, ठीक है ना, हिज फोर्थ, ठीक है। उसके अलावा दोनों लीडर ने विजन स्टेटमेंट साइन किया, ठीक है। उसके अलावा यूएई सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। और यूएई का टोटल जो फॉरेन ट्रेड होता है ना, यूएई का जो टोटल फॉरेन ट्रेड होता है उसका 9% इंडिया ही है और 13% नॉन ऑयल एक्सपोर्ट इसके साथ होता है, इंडिया के साथ। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बायलेटरल ट्रेड पार्टनर है। यहाँ पे जो दिया है ना, इंडिया यूएई का, इंडिया यूएई का, और यहाँ पे यूएई इंडिया का। और एक इनके बीच एग्रीमेंट साइन हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये 18 फरवरी को हुआ वर्चुअल मीट के द्वारा। और ये फोर्स कब हुआ, कब से फोर्स में? 1 मई 2022 से। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये मीटिंग होता है कहाँ पे? व्लादिवोस्तोक में। कहाँ पे? फार ईस्ट फेडरल यूनिवर्सिटी कैंपस में, व्लादिवोस्तोक रसिया में है। मेन इनका प्लान क्या है कि रसिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो यूरोपियन साइड में, वो तो काफ़ी डेवलप है, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट आए। मेन क्या? प्रोमोट द एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट इन द फार ईस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और इसके लिए बाहर से पैसा आना चाहिए, एशिया पैसिफिक रीजन से। और ये कहाँ पे हुआ? 7th। ये ऑब्वियसली हर साल व्लादिवोस्तोक में ही होता है। उसके बाद ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये ऑर्गेनाइज होता है व्लादिवोस्तोक में। स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है? स्पॉन्सर बाय ए ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, जिसको रॉस कांग्रेस अपॉइंट करता है। मेन काम हमने देख लिया। उसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये अप्रूव किसने किया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और डिक्लेयर किसने किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इंडिया ने मेन बोला था, इंडिया का मेन प्लान था और इंडिया का प्रपोजल था। एम क्या है? सबसे पहले एम यहाँ पे देखते हैं, एलिवेट अवेयरनेस कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में कितना ज़्यादा मिलेट्स का योगदान, लोगों को इंस्पायर करना। मिलेट्स क्या होता है? कुछ स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस टाइप के होते हैं और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? इंडिया में। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके अलावा नाइजीरिया और चाइना भी है, याद रखिए। ये तीनों मिलके 55%। अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन आता है? रागी, ज्वार, शमा, बाजरा, ये सब। एशिया पाम ऑयल अलायंस, देखो, एशियन पाम ऑयल अलायंस, देखो 5 जो देश है जो पाम ऑयल का काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इंडिया पूरी दुनिया में जितना इंपोर्ट होता है ना, ग्लोबल इंपोर्ट, उसका 15% तो इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो एशिया के जो 5 लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री है, उन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसे बार्गेन किया जा सके और भी चीज़ किया जा सके। इसमें कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल है। भले ही चाइना यहाँ पे है, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं, याद रखिए। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। इस बार जो मीटिंग हुआ वो कहाँ पे हुआ? आगरा में हुआ, याद रखिए, आगरा में। नेक्स्ट मीटिंग क्या होगा? इंडोनेशिया में होगा।
इंडोनेशिया में होगा। उसके अलावा पाम ऑयल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, 60% जो ग्लोबल सप्लाई है ना वो इंडोनेशिया से ही आता है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, इसका वर्चुअल समिट हुआ। वर्चुअल समिट की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया I2 मतलब इंडिया, इजराइल, U2 यूएई और यूएसए, ठीक है। सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यूएई और इजराइल के बीच अरब कंट्री इजराइल को अच्छे से नहीं मतलब अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, दोनों के बीच काफ़ी ख़राब रिलेशन होता है। तो इजराइल और यूएई ने अपना नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन किया है भाई, कि अपना रिलेशनशिप सुधार लेते हैं। ये जो एग्रीमेंट है उसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। और अब्राहम अकॉर्ड किस ज्वाइंट स्टेटमेंट, इसके साथ कौन था? यूएसए था, इजराइल था और यूएई था, याद रखिएगा, इजराइल, यूएसए और यूएई। उसके बाद यूएई पता है थर्ड अरब कंट्री बना है, किस किस के बाद? इजिप्ट के बाद और जॉर्डन के बाद, जो जिसने इजराइल के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया। और यूएई पहला पर्सियन गल्फ कंट्री है, पर्सियन गल्फ कंट्री, याद रखिएगा। और I2U2 में क्या है, और इनका मेन क्या है, एम्पावर पार्टनर को करते हैं, और ये नॉर्मल बात है जो सही बात लिखी जाती है। अब्राहम अकॉर्ड याद रखना, इसमें कौन कौन है। G7 का एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इससे पहले इसका नाम पता है क्या था? G7 का 2021 में मीटिंग हुआ ना यूके में, इस बार कहाँ पे हुआ था? 2022 में जर्मनी में हुआ। और वहाँ पे लोगों ने एक पार्टनरशिप किया। जिस तरह बेल्ट एंड रोड एग्रीमेंट नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना क्या करता है? पैसा देता है, फंड देता है, और उसके बाद फंड देता है किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपिंग कंट्री में। यही काम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII का। ये 600 बिलियन का एक फंड बनाएंगे, ग्रुप ऑफ ये सातों लीडर मिलके, और पब्लिक और प्राइवेट फंड के रूप में। और ये 5 साल में किस किस को देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलपिंग कंट्री को देंगे। तो इंडिया को भी पैसा मिलेगा, इसमें से फंड मिलेगा। 2021 में जो G7 समिट हुआ था ना, इसी का पहले नाम अलग था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, लेकिन इसका नाम अब अलग दे दिया। 2022 में जर्मनी में हुआ था G7 का समिट। 14वां ब्रिक्स समिट। देखो ब्रिक्स में जो मीटिंग होती है ना, कैसे कैसे होती है, मैं यहाँ पे देखो, पहले होते हैं बी कंट्री में, जैसे इंडिया के बाद चाइना में हुआ, याद रखना। तो 14 चाइना में हुआ, 15 साउथ अफ्रीका में हुआ, 16 फिर से ब्राज़ील में होगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो चाइना में हुआ, तीसरी बार चाइना होस्ट कर रहा है 2011-17 के बाद। इंडिया भी 3 बार होस्ट कर चुका है। और इसके अलावा ब्रिक्स में और भी लोग आए थे। ब्रिक्स तो हुआ था ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा कई और देश आए थे जो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुआ? पहले एडॉप्टिंग बीजिंग डिक्लेरेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन ऑब्वियसली जिस देश में होता है उसके कैपिटल के नाम से डिक्लेरेशन साइन होता है। ये एक डिक्लेरेशन किस चीज़ के बात कर रहे थे? नॉर्मल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेकिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी, ठीक है ना। मतलब ये सिंपल बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक इन सबको काफ़ी ज़्यादा गुड गवर्नेंस टाइप होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूरोपियन कंट्री लेके बैठे हुए हैं। ब्रिक वर्ड सबसे पहले क्वाइन किया था जिम ओ'नील ने, ये चेयरमैन थे गोल्डमैन सैचे के। ये क्या बोलते थे कि भाई, ये बोलते थे कि 21वीं सदी पता है किसका है? इन 4 देशों का है। साउथ अफ्रीका 2010 में इंक्लूड हुआ इसमें। तो 5 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स हो गया कि 21वीं सदी इन देशों का है। तो पहली बार मीटिंग हुआ कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है ना। किस समय? जब उस समय रसिया में हो रहा था G8 का समिट, उसी समय उसी के साइड लाइन पे मिले। आपको पता है G7 का पहले G8 था ना, रसिया को 2014 में हटा दिया गया, उसका G7 हो गया। तो जब भी G7 का मीटिंग होता है इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता ही करता है, मेंबर नहीं है फिर भी करता है। पहला ब्रिक का जो समिट हुआ था ना, वहाँ कहाँ पे हुआ? यकातेरिनबर्ग रसिया में हुआ, याद रखिए। 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 24% ग्लोबल जीडीपी और 16% ग्लोबल ट्रेड, यहीं पे होता है। स्टॉकहोम +50, आपको पता है ना 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। इसका 50 साल पूरा हुआ है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में हुआ था, अब इसके 50 साल पूरे हो गए हैं।
और टाइप कैसा, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल कॉन्फ्रेंस है, डेट 2 से 3 जून को हुआ था, प्लेस स्टॉकहोम स्वीडन में है। को होस्ट किसके द्वारा किया गया था, स्वीडन और केन्या, ये भी क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में। इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट वीक कब से मनाया जाता है, 30 मई से 5 जून के बीच। ऑब्जेक्टिव क्या था, थीम क्या था, थीम ए हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। और ये ग्रीन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ये सब। उसके अलावा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, पहली बार 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में, और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन साइन किया गया था। इसके बाद ही अनदर रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और उसके अलावा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाने लगा 5 जून को। तो ये सब किस दिन मनाया जाता है, किस कब हुआ, जब 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। और डिक्लेरेशन इस बार क्या शामिल हुआ है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन एनवायरनमेंट, और रिपोर्ट सबमिट किया गया किसके द्वारा, द स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट एंड द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा। चाइना ने पैंगोंग लेक पे ब्रिज बनाया है, ठीक है ना। पैंगोंग सो बहुत काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये पूछा जा सकता है। इसका लेंथ है, एक लैंडलॉर्ड लेक है, याद रखिएगा। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। इसका स्टर्न पॉइंट कहाँ पे लाइज करता है, तिब्बत में लाइज करता है। बेसिन का कैरेक्टर कैसा है, एंडोरिक बेसिन है। एंडोरिक बेसिन का मतलब क्या होता है, पानी तो आ जाता है इसमें, लेकिन इसे पानी निकलता नहीं है, न किसी ओशन वगैरह में, किसी रिवर में नहीं जाता है। याद रखना, इतने हाई एल्टीट्यूड पे, इतने हाई एल्टीट्यूड पे है, फिर भी सलाइन वाटर है। और इवन सलाइन वाटर है, उसके बाद भी ये फ्रीज कर जाता है, क्योंकि सैलिनिटी हमने सोचा, हमको पता है ना, सलाइन वाटर नहीं फ्रीज करते हैं। सलाइन है फिर भी कंप्लीटली फ्रीज कर देता है। और पैंगोंग सो लेक को जो होता है ना, इसमें बोला जाता है इसका कलर बार बार बदलता रहता है, कलर बदलता रहता है। और इंडिया के कंट्रोल में 45 किलोमीटर है, और 60% ऑफ लेक लेंथ के मतलब कि टर्म्स में चाइना के कंट्रोल में है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ईस्ट ऑफ खुरनाक फोर्ट के ईस्ट में हुआ, याद रखिएगा। चाइना इसको क्या बोलते हैं, रुतोंग कंट्री, खुरनाक फोर्ट को। और ये उस पार्ट में ब्रिज बनाया जो पार्ट 1958 से चाइना के कंट्रोल में है इंडिया पार्ट, बट चाइना के कंट्रोल में है। पीएम नेपाल गए थे, ये बात याद रखिए। लुम्बिनी पहुंचे थे वहां पे, और बुद्ध पूर्णिमा के समय। और बुद्ध जयंती कौन सा, 2566 बुद्ध जयंती था। और मोदी जी ने वहाँ पे परफॉर्म किया क्या, पीएम मोदी परफॉर्म द फाउंडेशन यानी शिलान्यास सेरेमनी किसका, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट सेंटर और हेरिटेज इन द लुम्बिनी मोनास्टिक जोन, इसलिए याद रखना। उसके अलावा कई सारे एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें से एक है सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ, ताकि अरुण 4 इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा सके 490 मेगावाट का। और इंडिया हैज ऑफर्ड टू सेट अप ए सैटेलाइट कैंपस ऑफ द आईआईटी इन रूपांदेही। इंडिया ने ऑफर किया कि आईआईटी का एक सैटेलाइट कैंपस रूपांदेही में सेटअप किया जाए, ठीक है। सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, ये हर 6 साल में एक बार होता है। पहली बार फर्स्ट कांग्रेस कब हुआ था, 1926 में इटली में हुआ। और एफएओ हैज हेल्प करता है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1954 से, याद रखिएगा। 15वां वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस अभी हुआ है। और ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया और एफएओ ऑर्गेनाइज करवाया सियोल में, साउथ कोरिया। थीम क्या है, बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट, सियोल डिक्लेरेशन। 141 पार्टिसिपेंट कंट्री आए थे। ये अब फिर से नहीं है, यूएस इमर्ज एज ए इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ये फिर से नहीं है। कौन बोलता है कि कौन किससे ट्रेड पार्टनर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है ना। ये याद नहीं करो, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। पहला है अब चाइना फिर से है, दूसरा यूएसए, फिर यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, फिर इराक। क्वाड समिट की बात करते हैं। क्वाड समिट जो 2022 में हुआ, 2004 के बाद ऐसा लोग सोचने लगे कि बनाते हैं क्वाड, ठीक है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। और समिट कहाँ पे हुआ, टोक्यो में हुआ, जापान में। और कौन से देश है ये तो आपको पता है, इसमें वर्चुअल हुआ, याद रखिएगा।
ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्वाड टू रिन्यू द मतलब कमिटमेंट को इम्प्रूव करना, फ्री एंड ओपन इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन को बनाना। और चौथा समिट था यह, याद रखिएगा। और लॉन्च क्या किया, क्वाड कलेक्टिवली प्लेज अप्रोक्सीमेटली इतना बिलियन टू कोवावैक्स एमएएमसी के लिए इतना पैसा ये चारों मिलके प्लेज करना चाहते कि हाँ इतना दिया जाएगा। क्वाड मेंबर ने लॉन्च किया क्वाड क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज को भी एडॉप्ट किया इन्होंने, ठीक है। इंडिया ज्वाइन किया फर्स्ट मूवर कोलिजन। अब फर्स्ट मूवर कोलिजन, सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट मूवर कोलिजन क्या है। एक फ्लैगशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूएस के द्वारा और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्यों भाई, क्यों? ताकि कार्बन इंटेंसिव सेक्टर को क्लीन किया जा सके। ये सबसे ज़्यादा फोकस अभी किस पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। और ये बोलते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ना 30% ग्लोबल एमिशन जो ये सिर्फ सेक्टर करवाता है, ठीक है ना। और कितने देश है इसमें, कई सारे देश इसमें शामिल हो गए, इंडिया, डेनमार्क, इजराइल, ये सब, सिंगापुर, ये सब ज्वाइन किया है। ऑल्सो ज्वाइन द यूएस, मतलब यूएस इसका मेन है, मेन पार्टी है, ठीक है ना। और इंडिया, जापान, स्वीडन इस सब पार्ट हो गए, इसके ज्वाइन द स्टीयरिंग बोर्ड में ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। इंटरनेशनल उड़े देश का आम नागरिक है, उड़ान, IACS। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, वहाँ से सेलेक्टिव, ध्यान देना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो सेलेक्टिव जगह है, सेलेक्टिव फॉरेन डेस्टिनेशन है, वहाँ तक डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए। इसको सपोर्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा। और उस पर्टिकुलर फ्लाइट वाले को सपोर्ट कितने साल तक मिलेगा, 3 साल तक का सपोर्ट मिलेगा, याद रखिएगा। और उसका क्राइटेरिया क्या है, किस किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा एयरक्राफ्ट वाले को। पहला, सिर्फ इंडियन कैरियर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे एयरक्राफ्ट जिसकी कैपेसिटी 70 सीट या उससे ज़्यादा है वही सिर्फ उसमें उस रूट पे फ्लाई करेगी। स्टेट गवर्नमेंट इसको लीड करेगा, समझ गए। उसके बाद रायलसीमा डायलॉग है। रायलसीमा डायलॉग इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है, इंडिया का जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट इशू होता है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए उस पर बातें होती है, और हर साल न्यू दिल्ली में होता है। ये 25 से 27 अप्रैल को हुआ था, ये 7वां है, याद रखिए, 2016 से होता है। होस्ट कौन करता है, ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। पार्टनर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इन पर्सन फॉर्मेट होता है, लास्ट ईयर वर्चुअल हुआ था, और ये न्यू दिल्ली के रायलसीना हिल्स में होता है, हिल्स पे होता है। फोकस क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स। और डायलॉग को इनागोरेट कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी होते हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ये एज ए चीफ गेस्ट आई थी। थीम क्या था, टेरा नोवा, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। 6th थीमेटिक पिलर होता है डायलॉग का, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, एंड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, वाटर कॉजेस, ठीक है ना, वाटर कॉजेस और कम्युनिटीज। उसके बाद अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशन। उसके बाद सैमसन वर्सेस कोलित, द परसिस्टेंस एंड रिलेंटलेस टेक वार, इसके बारे में है। यूएस एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025, इसको लॉन्च किया गया है। यूएन है, यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 25। और उसके अलावा एक और है, एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन प्लान। 2 प्लान इसने लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025 और एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन प्लान। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूएन एनर्जी प्लान फॉर एक्शन टुवर्ड्स 2025, यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया, और एक कलेक्टिव एक्शन है। ऑलमोस्ट 30 यूएन के इंटरनेशनल, यूएन और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना वो, और ये क्या कर रहे हैं, हाई लेवल डायलॉग कर रहे हैं एनर्जी पे, और मैसिव प्लेज कर रहे हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कम होना चाहिए। नेक्स्ट है 7th इंडिया और कनाडा का ज्वाइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हुआ, कहाँ पे, ओटावा में, कनाडा, याद रखिए। को चेयर किन के द्वारा किया गया था, डेविड मॉरिसन, ये डिप्टी मिनिस्टर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के,
और प्रोफेसर श्रीवरी चंद्रशेखर, ये सेक्रेटरी है इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया कई सारा। पहला किससे रिलेटेड है? नेशनल साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर से, और दूसरा है नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा से रिलेटेड है। उसके अलावा JSTTC मीटिंग, ये एग्रीमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, और इन दिस एग्रीमेंट क्या है? आर्टिकल 7 वाज डेडिकेटेड टू ज्वाइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कमेटी। मिनामाता COP4 समिट है। इंडोनेशिया आपको पता है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यू टू इलीगल ट्रेड ऑफ मरकरी। और अगर आपको पता है मरकरी को ख़त्म करने के लिए मिनामाता कन्वेंशन हुआ था, साइन यहाँ पे पहले उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नहीं 2013 में अडॉप्ट किया गया था, 2017 में इसको फोर्स में आ गया था। इंडिया रेटिफाई किया है इस कन्वेंशन को। और 137 कंट्री किस पे काम करते हैं कि ट्रेड और सप्लाई मरकरी का कम होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, एमिशन रिड्यूस होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस जगना चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए जिससे ये कम से कम यूज हो। मिनामाता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? मर्क्यूरी से रिलेटेड है। COP4 हुआ मर्क्यूरी, ये कहाँ पे हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। पीसफुल अनलॉफुल ट्रेड, प्रिवेंट करते हैं अनलॉफुल ट्रेड ऑफ मरकरी, कि भाई जो बिना कानून के ट्रेड होता है उसको बंद करो। बाली डिक्लेरेशन साइन हुआ। नेचर क्या है? नॉन बाइंडिंग। पहला जो सेगमेंट है COP4 का, ये सेकेंड सेगमेंट है। पहला नवंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में था, और अभी जिनेवा में। COP1 जो 2017 में मीटिंग हुआ, जिनेवा में हुआ। कब? जब अडॉप्ट हो गया ना उसके बाद, मतलब फोर्स में आ गया उसके बाद जो मीटिंग हुआ वो जिनेवा में हुआ। इंडिया और कनाडा ने रीलॉन्च किया है द CEPA। CEPA का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, रीलॉन्च किया है। अभी नेगोशिएशन चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं। इंडिया ने अभी तक 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है विथ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, इंक्लूडिंग द 3 एग्रीमेंट। और कौन है? श्रीलंका के पास, साउथ एशियन के साथ, इंडिया, नेपाल, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया मलेशिया के साथ, उसके बाद ये सब फ्री एग्रीमेंट। चाइना और अर्जेंटीना ने, अभी सिंपल पूछा कौन सा अभी साउथ अमेरिकन कंट्री है जो चाइना के BRI के साथ एग्रीमेंट साइन किया? ये है अर्जेंटीना, ठीक है ना, ये बात याद रखिए। ये BRI कब इसी को न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, लॉन्च किया गया था 2013 में चाइना के द्वारा। ईस्ट एशिया टू यूरोप ये स्ट्रेच है। उसके अलावा इंडिया और UAE ने साइन किया है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक टाइप है, ठीक है ना। उसके अलावा विच कवर नेगोशिएशन ऑन ट्रेड इन सर्विस, इन्वेस्टमेंट और अदर एरिया ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने साइन किया है CEPA किसके साथ? UAE के साथ, ठीक है ना। इंडिया UAE याद रखना। उसके अलावा इंडिया और सेंट्रल एशिया का समिट, ये हमने थोड़ा बहुत देखा भी था एक टॉपिक में। एक्सटेंडेड नेबरहुड किसको बोलते हैं? नेबर का नेबर, पड़ोसी का पड़ोसी, ठीक है। और ये समिट कहाँ पे हुआ? 2022 में। यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर साहब होस्ट किए, यानी इंडिया में हुआ, याद रखिएगा। और देश कौन कौन है ये हम सबको पता है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 30 साल हो गए दोनों के रिलेशनशिप के। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात करते हैं। इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्री के मेंबर ये है। फोकस क्या है? कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना और स्टेबलाइज करना अफगानिस्तान को, क्योंकि दोनों के लिए खतरा है ना। 7th आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग, आसियान के कंट्री के बारे में बता दिया, वही याद रखना, ठीक है। अब जो शॉर्ट में है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। 10th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 11th पार्ट में हम न्यूज इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।